स्टार्ट होता है स्नोई नॉर्दर्न हाईलैंड से, बर्फीली गुफाओं से, जहां जियो के बीस्ट और आर्टिक स्नो बेयर आमने सामने थे, आपस में भिड़ने के लिए तैयार हो बैठे थे। पिछली बैटल से आर्टिक स्नो बेयर और ज्यादा पावरफुल हो गया था। उसका ऑरा ही नहीं, उसका साइज भी बढ़ गया था, यहाँ तक कि उसका घाव भी पूरी तरह से हील हो चुका था। यूं तो आर्टिक स्नो बेयर से जियो के सारे बीस्ट मिलकर लड़ने वाले थे, पर बैटल फील्ड में ही प्लान चेंज हो गया था। आर्टिक स्नो बेयर से लड़ने पांडा सामने आ चुका था और दूसरे बीस्ट को दखल ना देने को बोलने लगा था। पैंडा ने बहुत ट्रेनिंग किया होता है, फायर एलिमेंट के स्पिरिचुअल स्टोन्स को ऑब्जर्व करके भी वो कभी आलस नहीं किया होता है, और उस ट्रेनिंग का रिजल्ट दिखाने का टाइम अब आ चुका था। जैसे ही आर्टिक स्नो बेयर पैंडा पे हमला करता है, वैसे ही पांडा जोरदार एक पंच मार के आर्टिक स्नो बेयर को दूर गिरा देता है। टकरार ऐसा हुआ कि सारे बीस्ट का मुंह खुला का खुला रह गया, और उस टकरार की इम्पैक्ट से आर्टिक स्नो बेयर खून की उल्टी करने लगा। पर बैटल अभी खत्म नहीं हुआ था, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी था, क्योंकि इतनी जल्दी आर्टिक स्नो बेयर हार कैसे मानने वाला था। गुस्से में आर्टिक स्नो बेयर उठ खड़ा होता है और अपनी इनेट एबिलिटी को यूज करने लगता है। देखते ही देखते स्नोई तूफान आने लगता है, हर चीज को जमाने लगता है, और इस उभरते स्पिरिचुअल एनर्जी को हर एक बीस्ट महसूस करने लगते हैं। आर्टिक स्नो बेयर के बर्फीली तूफान को पैंडा अपने जलते फ्लेम से काउंटर करता है और आर्टिक स्नो बेयर को फ्लेम पंचेस से हमला करने लगता है, जिसका जवाब आर्टिक स्नो बेयर बखूबी देता है। वाटर पार्टिकल्स को जमा के आर्टिक स्नो बेयर कई सारे आइस स्पीयर क्रिएट करने लगता है और उन आइस स्पीयर्स को पैंडा पे वो लॉन्च कर देता है। पर आर्टिक स्नो बेयर का ये वार भी खाली जाता है। जितना आर्टिक स्नो बेयर पांडा को कॉर्नर करने के लिए आइस स्पीयर से उसे घेर रहा था, उतना ही पैंडा एक कैनन बॉल की तरह अपने आप को एक बॉल की शेप में कन्वर्ट करके इधर उधर लुढ़क रहा था, और लुढ़कते लुढ़कते हर एक कोने से डॉज बॉल की तरह आर्टिक स्नो बेयर को हमला पे हमला कर रहा था, जिसे काउंटर करने का आर्टिक स्नो बेयर के पास कोई उपाय नहीं था। पर एक चीज जरूर था, गुस्से में आर्टिक स्नो बेयर और ज्यादा पावरफुल हो रहा था, उसका स्पिरिचुअल लेवल धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ रहा था, और ये बात व्हाइट स्नेक बखूबी जान ली थी। वो तो पांडा को वार्न भी करना चाहती थी, पर लड़ाई के बीचों बीच उसकी बातों को कौन सुनने वाला था, क्योंकि दोनों बीस्ट के टकरार की वजह से तो पूरा एनवायरनमेंट ही गूंज रहा था। गुस्से में आके आर्टिक स्नो बेयर अपना ट्रम्प कार्ड खेल लेता है, जोरदार ग्लेशियर अटैक करके पैंडा को वहीं जमा लेता है। जहाँ ये सब देख दूसरे बीस्ट पैंडा के लिए चिंता करने लगे थे, वहीं नाइन टेल फॉक्स किसी भी बीस्ट को उस एरिया में जाने नहीं देती, क्योंकि उसे तो फटने वाले ज्वालामुखी का आभास पहले से ही लग गई थी, और होता भी ऐसा ही है। ग्लेशियर को तोड़ते हुए पिघलाते हुए पैंडा जलते हुए बाहर आता है और आर्टिक स्नो बेयर को टॉन्ट करते हुए उसके आर पार हो जाता है और आर्टिक स्नो बेयर को वहीं खत्म कर देता है। कम से कम पांडा तो वही सोच रहा था और अपनी जीत का खुशियां मना रहा था, पर उसकी खुशियों को ग्रहण लग जाता है जब आर्टिक स्नो बेयर उठ खड़ा होता है और पांडा पे अपना आखिरी हमला करने लगता है। पर पांडा के डिफेंस में अब नाइन टेल फॉक्स आ जाती है और अपनी जलते हुए फ्लेम से आर्टिक स्नो बेयर को भून के रख देती है, और इस प्रोसेस में आर्टिक स्नो बेयर को मारने का क्रेडिट खुद ले जाती है। वैसे तो पांडा खुश होना चाहिए था, क्योंकि आर्टिक स्नो बेयर को मार के नाइन टेल फॉक्स पांडा का जान जो बचाई थी, पर पांडा जल रहा था, आग से नहीं जलन से जल रहा था, और जले भी क्यों ना, नाइन टेल फॉक्स उसका एक चांस जो ले ली थी, जियो से तारीफ पाने का मौका जो ले ली थी। दूसरी तरफ यान सिटी के शहर में पेरेग्रिन फॉल्कन मंडरा रहा था। पेरेग्रिन फॉल्कन जो अब फर्स्ट ट्रांसेंडेंट लेवल में पहुंच गया था, और वो यान सिटी में सावलिंग के पास आ रहा था। सावलिंग के पास जियो का खबर लेके आ रहा था। खबर में तो जियो रिसेंट एक्टिविटीज का अपडेट भेजा था, किंगजा और एनवॉय के बीच टक्कर होने का प्लान भेजा था, जिसे पढ़ के सावलिंग बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि एक तरीके से जियो उसका फायदा ही कर रहा होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि सावलिंग अब जनरल ली की 50% आर्मी को कमांड कर रही थी, और जनरल ली की 40% आर्मी को युआन हू कमांड कर रहा था। ये वही युआन हू है जो आने वाले एनवॉय की सिक्योरिटी का इंचार्ज था। अगर किस्मत से वो किंगजाओ से मारा जाए तो जनरल ली का पूरा आर्मी सावलिंग के अंडर आ सकता था। इन सब के बारे में सावलिंग सोच ही रही थी कि उसके पास एक वेम्पायर आती है। ये वेम्पायर ड्राकुला की तरह ही एक सुपर ह्यूमन थी। वो ड्राकुला जितनी पावरफुल तो नहीं थी, फिर भी एक कमांडिंग रैंक पे जरूर थी, पर फिलहाल वो सावलिंग के अंडर ही काम कर रही थी। वेम्पायर आके सावलिंग को बताती है कि उसे मिलने ली हाओ आया है। ली हाओ वही सुपर ह्यूमन है जो एक टाइम पे सावलिंग को चैलेंज किया था और सावलिंग की फ्लेम बटरफ्लाई से हार का सामना किया था। क्योंकि सावलिंग ली हाओ से मिलना नहीं चाहती थी, इसीलिए कल्टीवेशन का बहाना करके वो वेम्पायर को उससे छुटकारा पाने को बोल देती है। यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है कि वेम्पायर और सावलिंग मिलके कुछ खिचड़ी पका रहे थे, स्कीमिंग कर रहे थे। वेम्पायर जल्द ही नीटल ब्लड एसेंस में महारत पाने वाली थी। नीटल ब्लड एसेंस एक ऐसा स्किल था जिससे वो किसी को भी कंट्रोल कर सकती थी, और वेम्पायर उस स्किल को ली हाओ पे यूज करने वाली थी। एक तरीके से ली हाओ को सावलिंग का गुलाम बनाने वाली थी।
दूसरी तरफ मिस्टी माउंटेन में जियो कल्टीवेशन कर रहा था। आग के लपटों में अपने आप को घेर लिया था। उसी कल्टीवेशन के दौरान उसके टहनियों में एक फायर स्पिरिचुअल एलिमेंट का फूल खिलता है। ये फूल दूसरे फूलों से बिल्कुल अलग था। जहाँ पहले वाले फूलों पे बस 4 ही पंखुड़ियाँ थे, वहीं इस फूल पे 5 पंखुड़ियाँ थी। और जैसे ही इस फूल को जियो ऑब्जर्व करता है, जियो को एक न्यू स्किल मिल जाता है। एक मास डिस्ट्रक्शन का स्किल मिल जाता है। वैसे तो स्किल का नाम था अवतार, पर वो कोई सेफ शिफ्टिंग स्किल नहीं था। वो एक ऐसा स्किल था जिसे यूज करके जियो मीटेओराइट शावर कर सकता था, लार्ज एरिया में फ्लेम की बारिश कर सकता था। और जैसे ही वो अवतार स्किल को पहली बार यूज करता है, एक फ्लेम का पिलर आसमान छू जाता है, पूरे मिस्टी माउंटेन को रोशनी से बिखेर देता है। और देखते ही देखते आसमान में कई सारे फ्लेम के गोले बनने लगते हैं, धरती पे गिर के तबाही मचाने को तैयार होने लगते हैं। वैसे तो जियो बस अपने 20% पावर को यूज किया था, पर इस डिस्ट्रक्टिव पावर को देख जियो के सारे बीस्ट समझ चुके थे कि जियो अब और भी ज्यादा पावरफुल हो गया है। एलिमेंटल पावर के साथ वो ग्रो हो रहा है। जियो अपने न्यू डिस्ट्रक्टिव पावर को डीएक्टिवेट कर ही रहा था। विलो ब्लेड से फ्लेम को बुझा ही रहा था कि उसे वल्चर्स दिखने लगते हैं। वल्चर्स जो तेजी से जियो की तरफ आ रहे थे और अपने पंजों में वो आर्टिक स्नो बेयर को उठा के लेके आ रहे थे। वल्चर्स के साथ डिस्पैच्ड हुए दूसरे बीस्ट भी आ रहे थे और अपने मिशन को वो कंप्लीट करके आ रहे थे। जियो आर्टिक स्नो बेयर को टेम करना चाहता था, उसे अपने अंडर रखना चाहता था, पर नाइनटेल फॉक्स का कुछ अलग ही नजरिया था। वो जियो को क्लैरिफाई कर देती है कि ये आर्टिक स्नो बेयर रिबेलियस नेचर का है, मतलब वो किसी से टेम होने वालों में से नहीं है और होता भी वैसा ही है। जैसे ही आर्टिक स्नो बेयर को जियो हील करता है, वैसे ही आर्टिक स्नो बेयर जियो पे झपट पड़ता है और जियो से डेथ ब्लो पाके वही मर जाता है।